तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। अब जैसे हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा था, पॉलीसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने उनके बीच के बॉन्ड्स भी देखे थे। जैसे प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड देखा था और पॉलीसेकेराइड्स में हमने ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड देखा था। तो इस पैराग्राफ में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमें पता ही है कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, which is formed when the carboxyl COOH group of one amino acid reacts with the amino NH2 group of the next amino acid with the elimination of the water moiety. This process is called dehydration. अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एक COOH ग्रुप दिखेगा हमें और एक NH2 ग्रुप दिखेगा। तो जो अपना COOH ग्रुप है वो एक OH ग्रुप डोनेट मतलब शेयर कर रहा है और यहाँ से एक हाइड्रोजन शेयर हो रहा है और ये दोनों मिलके H2O बना देंगे और H2O रिलीज हो जाएगा। तो इसी को हम डिहाइड्रेशन कह देंगे क्योंकि वाटर निकल रहा है और ये अपना CONH अपना पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में था। अब बारी आती है अपने पॉलीसेकेराइड्स की। द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब अपने जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से लिंक होते हैं। ये वाला बॉन्ड भी अपनी डिहाइड्रेशन से ही बनता है, मतलब इसमें भी वाटर निकलेगा। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड्स। अब ये बॉन्ड बनता है दो कार्बन एटम्स के बीच में जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव मोनोसेकेराइड्स होंगे। इन अ न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फेट। उससे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। तो ये पहला एक मोनोसेकेराइड दिया हुआ और ये दूसरा मोनोसेकेराइड। तो इस मोनोसेकेराइड से हमने OH ग्रुप उठा लिया और इस मोनोसेकेराइड से हमने H ग्रुप उठा लिया। अब ये दोनों मिलके वाटर निकाल देंगे जिसके कारण H2 अपना निकल जाएगा। तो इसी कारण ये भी डिहाइड्रेशन हो गई और अपना COC बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये अपना बन गया और यही बॉन्ड अपना ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। अब अगली बारी आती है अपने न्यूक्लिक एसिड की। इन न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर to the fifth carbon of the sugar of the succeeding nucleotide। अब इसमें वो क्या बता रहा है, मान लो ये अपनी शुगर है, तो हमें पता है कि शुगर की तीसरी कार्बन पे अपना एक फॉस्फेट जुड़ता है। इस तरह से समझेंगे कि जो अपनी शुगर की फिफ्थ कार्बन होगी, फिफ्थ कार्बन पे अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया कि अ फॉस्फेट लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर of one nucleotide to the fifth carbon of the succeeding sugar। तो अगर हम इसे ऐसे समझे कि ये एक शुगर है, तो इसका जो भी थर्ड कार्बन होगा उससे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और अगले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से ये वाला फॉस्फेट एक ग्रुप बनाएगा। मतलब थर्ड कार्बन की शुगर से अगले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से वो फॉस्फेट एक बॉन्ड बनाएगा। तो यही हमें बताया गया है। The bond between the phosphate and the hydroxyl group of sugar is an ester bond। और इसी बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहेंगे जो कि COO होता है, एस्टर बॉन्ड हमें पता भी होगा। As there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond। अब एक बॉन्ड तो यहाँ पे होगा, लेकिन जो ये वाली शुगर है इस पे भी फिफ्थ कार्बन होगा जिसके साथ ये एक और ये पिछले वाली शुगर के थर्ड कार्बन से अटैच होगा। इसीलिए अपने पास दो बॉन्ड बने एस्टर के, इसलिए हमने इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह दिया। न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में दो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, एक हेलिकल पढ़ा था और दूसरा हमने बीटा प्लेटेड शीट पढ़ा था। तो इसमें हमें हेलिकल की बात की गई है। वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय DNA is the famous Watson-Crick model। This model says that DNA exists as a double helix. The two strands of the polynucleotides are anti-parallel, that is, run in the opposite directions. The backbone is formed by the sugar-phosphate sugar chain. The nitrogenous bases are projected
more or less perpendicular to this backbone but face inside. A and G of one strand are compulsory base pairs with a T and C respectively on the other strand. अब इसको डायग्राम की मदद से देखेंगे. तो पहला पॉइंट है कि जो ये दोनों चेन्स होंगी न्यूक्लियोटाइड की, ये एंटी पैरेलल होंगी. ये हमें दिख भी रहा है. ये वाली चेन 5' to 3' जा रही है, जबकि दूसरी चेन अपनी 3' to 5' जा रही है. तो इसका एंटी पैरेलल नेचर हमें इससे भी दिख ही रहा है. उसके बाद अगर आप ये वाला पोर्शन देखो तो ये अपनी शुगर है और ये अपना फॉस्फेट वाला ग्रुप है. तो उन्होंने कहा है कि जो अपनी बैकबोन होगी वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होगी और जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो प्रोजेक्टेड होंगे परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन. अब ये कैसे हुआ? अगर आप इसमें देखो, ये अपनी शुगर है और ये फॉस्फेट है, तो अपनी शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन तो बन गई, दिख भी रहा है, और उसी से परपेंडिकुलर हमें नाइट्रोजनस बेसिस भी दिख रहे हैं जो कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं. तो वही हमें यहाँ पे बताया गया है कि the backbone is formed by the sugar-phosphate sugar chain. The nitrogenous bases are projected more or less perpendicular to this backbone और इसके अंदर वाली साइड बन रहे हैं, हमें दिख भी रहा है. उसके बाद अपना जो A and G of one strand compulsorily base pairs with the T and C. अब जो अपना A है मतलब एडेनिन है, वो डबल बॉन्ड बनाता है अपने थाइमिन के साथ, और जो अपना ग्वानिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने साइटोसिन के साथ. तो ये पॉइंट हमें याद रखना है और ये क्वेश्चन भी बन सकता है. उसके आगे देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन A and T, हमने पढ़ लिया था, एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन G and C. ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस. तो हेलिकल स्टेयरकेस की तरह ही लगता है क्योंकि ऐसी सही दिखता है वो. Each step of ascent is represented by a pair of bases. At each step of the ascent, the strand turns 36 degrees. One full turn of the helical strand would involve 10 base pairs or 10 base pairs. Attempting drawing a line diagram, the pitch would be 34 angstroms. The rise per base pair would be 3.4 angstroms. This form of DNA with the above mentioned salient features is called BDNA. अब ये इंपॉर्टेंट है. जो भी हमें ये डेटा दिया गया है, जो हम अभी देखेंगे भी पिछले डायग्राम में, तो ये हमें BDNA के बारे में बताया गया है. तो DNA की एक ही टाइप नहीं है, DNA भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन NCERT में हमें BDNA ही दिया गया है. इन हायर क्लासेज यू विल बी टोल्ड दैट देयर आर मोर टाइम. हाँ, ये तो वही हो गया. तो अब हम देखते हैं. एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्रीज. अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि हम इतने पोर्शन को कंसिडर करें, तो इसको हम एक एसेंट कंसिडर करेंगे और हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो वो 36 डिग्रीज तक रोटेट हो जाएगा. इसी वही हमें इस लाइन में बता रहा है. उसके बाद वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स. अब वो कह रहा है कि अगर हम पूरा एक टर्न उसका कंसिडर करें तो उस एक टर्न के अंदर, पूरे टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे, मतलब कि 10 ऐसे बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे. उसके बाद हमें कह रहा है द राइज पर बेस पेयर विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम्स. अब हमें कहा था कि हमें पिच भी दी हुई है. पिच का मतलब इस और इसके बीच का डिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हो. पिच हमें दी हुई थी 34 एंगस्ट्रॉम्स और हमें कहा था कि एक पिच के अंदर अपने 10 बेस पेयर्स होते हैं. अब राइज पर बेस पेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक पेयर को कंसिडर करें तो वो कितनी जगह ले रहा है. तो 34 एंगस्ट्रॉम्स तो अपने 10 बेस पेयर्स की जगह में आ रहे हैं. तो अपना एक बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम्स में आएगा और यही अपना राइज पर बेस पेयर भी है. तो हम देख भी सकते हैं कि अपनी पिच अपने को 34 एंगस्ट्रॉम्स दी हुई है और राइज पर बेस पेयर अपना 3.4 एंगस्ट्रॉम्स दिया गया. तो इस लेक्चर में इतना ही. अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करेंगे.